मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए बच्चों, आज हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग पूरी हो गई थी और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था मेटल रिकवरी का और डिपोजिशन एफिशिएंसी का, उसको मैं रिवाइव करूंगा। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में रिवाइव करूंगा। उसमें थोड़ा सा इशू है। ठीक है, कुछ डेटा जो है मैंने वेरीफाई किया है जो कि अलग अलग दिया हुआ है, तो उसको एक पर्टिकुलर रेफरेंस से निकाल कर मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो वो मैं रिवाइव करूंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो होती है बच्चों, ये भी नाम से ही पता चल रहा है आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि आर्क वेल्डिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, किस किस तरीके की चीज़ें हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो याद रखना बच्चों कि ये हाई करंट प्रोसेस है। हाई करंट प्रोसेस। ठीक है, बहुत हाई करंट इसमें सप्लाई करते हैं। मान के चलिए 600 से 2000 एम्पियर तक आप करते हैं इजीली। 2000 एम्पियर। ठीक है, और ये जो है जा सकता है अप टू 4000 एम्पियर तक भी। ठीक है, ये तो कॉमन रेंज जो मैंने आपको बताया, टिपिकल रेंज ये होती है, बट ये और ऊपर जा सकता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज। दूसरी बच्चों, बहुत ही हाई वेल्डिंग स्पीड होती है इसकी। हाई वेल्डिंग स्पीड। हाई वेल्डिंग स्पीड है 5 मीटर पर मिनट तक जा सकती है, अप टू। ठीक है, ओके। तो ये जो है ना, फास्टेस्ट कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग स्पीड है, याद रखना बच्चों। फास्टेस्ट कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग स्पीड, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, ऐसी वेल्डिंग जिनमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है उनमें सबसे ज्यादा अच्छी इसकी स्पीड होती है बच्चों। हाई डिपोजिशन रेट। हाई डिपोजिशन रेट, बहुत ही ज्यादा डिपोजिशन रेट होता है बच्चों। लगभग 20 किलोग्राम पर आवर तक हो सकता है। ठीक है, 20 किलोग्राम, एक घंटे में 20 किलोग्राम वेल्ड मटेरियल को ये डिपॉजिट कर सकती है बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फास्टेस्ट है, याद रखना बच्चों। ये फास्टेस्ट है। ठीक है, इससे तेज नहीं है बच्चों कोई। ओके, हाँ। डीप पेनिट्रेशन मिलता है बच्चों। डीप पेनिट्रेशन मिलता है। डक्टाइल वेल्ड बनता है बच्चों। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके जो जानना आपको जरूर। डक्टाइल वेल्ड बनता है। गुड अपीयरेंस एंड क्लीन वेल्ड बनता है बच्चों। अच्छी अपीयरेंस का और एक साफ सुथरा वेल्ड बनता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, इजीली वेल्ड 75 mm थिकनेस प्लेट, थिक प्लेट। ठीक है, बहुत ही आसानी से बच्चों ये 75 mm की प्लेट को वेल्ड कर देती है। ठीक है, लेकिन याद रखना अप टू 400 mm तक भी ये वेल्ड कर सकती है। करवाते नहीं है ज्यादा, बट अप टू 400 mm भी कर सकती है। ये टिपिकल है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, ये बिना ब्रैकेट के, ये अच्छा, ये ब्रैकेट में लिख दिया, ये मैक्सिमम है अप टू। ठीक है, हाँ, ये सब अप टू पे है और ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अलग से आपका दिखा रहा हूं बच्चों। ठीक है, हाँ। बेयर वायर इलेक्ट्रोड आप यूज करते हैं। बेयर वायर
इलेक्ट्रोड, यानी कि बिना कोटिंग का आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड, याद रखें। बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। या इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, ओनली इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड भी यूज होता है और वायर इलेक्ट्रोड भी यूज होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके, हीट सोर्स तो आपको पता है यहां पे भी आर्क ही होगा, ठीक है। ओके, फ्यूजिबल ग्रेनुलर, ठीक है, फ्लक्स इज यूज्ड। इसमें ना पाउडर फॉर्म में होता है आपका क्या फ्लक्स, जो कि वेल्ड के ऊपर, ठीक है, डाला जाता है। फ्यूजिबल ग्रेनुलर फ्लक्स पाउडर की फॉर्म का, यानी कि वायर तो आपका बिना कोटिंग की है, इलेक्ट्रोड आपका बिना कोटिंग का होता है। आपका जो फ्लक्स होता है उसको हम अलग से यूज करते हैं, उसको अलग से यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो फ्लक्स है बच्चों, दिस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है बच्चों, ये आपका कवर करके रखता है पूरा वेल्ड एरिया को, कवर्स वेल्ड एरिया, ये पूरे वेल्ड एरिया को कवर करके रखता है, ठीक है। हाँ, एंड डिपॉजिटेड ahead of electrode tip, ahead of electrode tip। जो इलेक्ट्रोड टिप होती है उसके आगे इसको कलेक्ट किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड की टिप होती है वो इस फ्लक्स के अंदर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड टिप is covered in flux and prevented by oxidation, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड टिप जो होती है ना वो इनसाइड होती है, बल्कि ऐसे लिखिए, इज inside the flux, and prevented by oxidation। उसका ऑक्सीडेशन होने से ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड की टिप पाउडर के अंदर है, इस तरीके से छुपी हुई है, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इस टिप के साथ रिएक्शन नहीं करती। सेम इज फॉर वेल्ड एरिया। वेल्ड एरिया भी कवर है, तो जाहिर सी बात है उस पर भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाएगी, और ये आपका जो है बच्चों ऑक्सीडेशन से बच जाएगा, ठीक है। ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती है, सेमी ऑटोमेटिक कब होगी बच्चों? जब आपका फ्लक्स पाउडर इज सप्लाइड मैनुअली। जब आपका फ्लक्स पाउडर जो है मैनुअली सप्लाई किया जाएगा, इलेक्ट्रोड आपका जो फीड है वो ऑटोमेटिक है, वो विद द हेल्प ऑफ मशीन चल रहा है, लेकिन फ्लक्स पाउडर जब आपका सप्लाई किया जाएगा, अगर वो मैनुअली किया जा रहा है तो सेमी ऑटोमेटिक। जबकि ऑटोमेटिक भी हो सकती है बच्चों, ऑटोमेटिक भी हो सकता है प्रोसेस। कैसे? इसमें वायर फीड एंड फ्लक्स फीड both are controlled by रोबोट। जब दोनों रोबोट आपका कंट्रोल करेगा तब वो ऑटोमेटिक बनेगी, अदरवाइज सेमी ऑटोमेटिक तो होती ही है बच्चों, याद रखें, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डायमीटर जो है बच्चों वो हो सकता है 13 mm तक, 13 mm तक इजीली आप जो है इलेक्ट्रोड डायमीटर यूज कर सकते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, अब मैं आपको इसका एक इमेज दिखा देता हूं।
ठीक है, कि क्या क्या होता है बच्चों इसमें, ये देखिए बच्चों, ठीक है। ओके, तो नोटिस कीजिएगा, ये आपका एक नोजल होता है, दिस इज द नोजल, ये नोजल है और इसमें से इलेक्ट्रोड बाहर आता है इस तरीके से, ये आपका बेस प्लेट है, ठीक। अब यहां पर आर्क जनरेट हो रहा है, ये यू कैन नॉट सी द आर्क, आपको आर्क दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो पाउडर के अंदर है, ठीक है। ये आपका स्लैग है जो सॉलिडिफाइड है और ये वो ग्रैनुलर फ्लक्स है पाउडर फॉर्म में जिसके अंदर टिप है और वेल्ड एरिया है। नीचे आपका वेल्ड बनेगा बच्चों, याद है। अब अगर वायर की फॉर्म में है तो यहां पर एक वायर रील होगी जिससे कि ऑटोमेटिक आपका जा रहा होगा बच्चों, आपका वायर नीचे की तरफ। बहुत तेजी से चलाना पड़ता है क्योंकि वेरी हाई स्पीड वेल्डिंग है। यहां पर ये एक आपका हॉपर होगा, दिस इज द हॉपर। इस हॉपर के थ्रू इसमें फ्लक्स पाउडर डालते रहते हैं, वो चलता रहता है, वो आपका चलता रहता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना, आर्क इज कवर्ड अंडर फ्लक्स, आर्क इज कवर्ड अंडर फ्लक्स। तो क्या हो गया बच्चों, अनसीन है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा बच्चों, जैसे कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में दिखाई देता है ना अक्सर ऐसा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपको आर्क दिखाई नहीं देगा। जब आपको आर्क दिखाई नहीं दे रहा है तो ना तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपकी आंखों को या चेहरे को हार्म हो सकता है, ना ही आपका इंफ्रारेड रेडिएशन से। तो हम कह सकते हैं बच्चों, नो इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। और जब ऐसा है तो कोई शील्ड की भी जरूरत नहीं है, नो यूज ऑफ नो यूज ऑफ शील्ड, ठीक है। आई प्रोटेक्टर शील्ड, इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं बच्चों ना किसी भी तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब अनयूज्ड जो वो है बच्चों, ठीक है, अनयूज्ड फ्लक्स इज कलेक्टेड बाय, सारा फ्लक्स यूज नहीं होता, इज कलेक्टेड बाय वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। एक वैक्यूम पंप आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपका वो बचा हुआ फ्लक्स जो है उसे वापस ले लिया जाएगा, बचा हुआ फ्लक्स को वापस ले लिया जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये ग्रैनुलर फ्लक्स हॉपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, वेल्डिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये स्लैग बना बच्चों, ये आपका सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है। अब जो बचा हुआ है वो इस, ठीक है, तो सबसे आगे रहेगा आपका फ्लक्स। फ्लक्स को इस टिप से, इलेक्ट्रोड से अहेड आगे डालते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रोड होगा, फिर वैक्यूम पंप होगा, वैक्यूम पंप इसे वापस ले लेगा, जो अनयूज्ड फ्लक्स है, ठीक है, जो अनयूज्ड फ्लक्स है। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि इसमें ग्रैनुलर फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ ओनली फ्लैट बट वेल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। इससे एक तो बट वेल्ड बनते हैं, क्योंकि थिक प्लेट को बट वेल्ड की फॉर्म में ही जोड़ते हैं, लैप जॉइंट तो बनाते नहीं थिक प्लेट का, पहली बात। क्योंकि आपको पता है ना 3 mm से ऊपर की जो थिकनेस है उसके लिए हम वी ट्राई टू चूज अ बट वेल्ड। 3 mm 5 mm तक भी आप लैप वेल्ड बना सकते हैं, बट 3 mm है आपका, आपने डिजाइन में पढ़ा होगा। लैप वेल्ड जो होता है वो कम थिकनेस प्लेट के लिए सूटेबल है, ज़्यादा थिकनेस प्लेट के लिए जो है बच्चों आपका बट वेल्ड ही सूटेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ग्रैनुलर फ्लक्स है तो ना तो इसे ओवरहेड में बना सकते हैं, ना ही हम इसे हॉरिजॉन्टल में बना सकते हैं, ना ही वर्टिकल में बना सकते हैं। आई बात समझ, ना तो ठीक है, ना तो ओवरहेड बनाया, ना हॉरिजॉन्टल बनाया, ना ही वर्टिकल बनाया, हम सिर्फ इसे फ्लैट वेल्ड ही बना सकते हैं बच्चों, याद रखें,
इससे हम सिर्फ फ्लैट वेल्ड ही बना सकते हैं बच्चों, याद रखें। मोर देन वन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, मोर देन वन इलेक्ट्रोड, एक सेकंड ये लाइन बाद में लिखूंगा, पहले मैं बताता हूं कि एसी और डीसी दोनों यूज हो सकती हैं। एसी और डीसी, एनी कैन बी यूज्ड, एनी कैन बी यूज्ड। एसी डीसी कोई भी यूज कर सकते हैं आप, बात बच्चों याद रखना। बस हाँ आपको ये याद रखना है फॉर थिक इलेक्ट्रोड, फॉर थिक इलेक्ट्रोड डीसी यूज करते हैं बच्चों, याद रखें, बस ये याद रखिए। अब डीसी के साथ क्या इश्यू है बच्चों, आर्क ग्लो का, आपको पता है डीसी के साथ आर्क ग्लो आता है, और आर्क ग्लो को अवॉइड करने के लिए हम लोग एसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर मोर देन वन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो उसे मल्टी इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, बट इन दिस केस क्या होता है बच्चों, आर्क ग्लो जो है ना बच्चों, आर्क ग्लो कैन अकर विद एसी आल्सो। अब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं तो एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे, तो आर्क ग्लो एसी में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रोड अगर हैं तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो आगे रहता है उससे हम कहते हैं बच्चों लीडिंग इलेक्ट्रोड, लीडिंग इलेक्ट्रोड। और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है मान लीजिए, या सेकंड और एंड अदर, मान लीजिए दो या उससे ज्यादा है, तो उसे कहते हैं ट्रेलिंग इलेक्ट्रोड, ट्रेलिंग इलेक्ट्रोड। तो उसको हम ट्रेलिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आर्क ग्लो को अवॉइड करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं बच्चों एट ए टाइम, ओके, इसे क्या करते हैं बच्चों, आर्क ग्लो को अवॉइड करने के लिए मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रोड को आपने पीक करंट दिया, इफ पीक करंट is given to this, मान लीजिए आपने इसे पीक करंट दिया पहले इलेक्ट्रोड, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको आप जीरो करंट दोगे, देन एट द सेम टाइम ठीक उसी टाइम क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो करंट is supplied to this, to remaining electrode, to ऐसे लिख दो सेकेंड इलेक्ट्रोड। पहले को पीक दिया, दूसरे को जीरो दिया, इससे जो है बच्चों एसी वेल्डिंग में आपका आर्क ग्लो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों, आपका ये जो है ये मेथड है टू अवॉइड आर्क ग्लो फॉर एसी। एसी के केस में फिर आर्क ग्लो नहीं आएगा बच्चों, याद रखिएगा। समझ में आई बच्चों बात, एक का मैग्नेटिक फील्ड हाई पे है, एक का है ही नहीं, तो आर्क ग्लो नहीं होगा ना। एसी में आर्क ग्लो नहीं होता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो एसी में आर्क ग्लो नहीं होता है, कम होता है, ना के बराबर।
अब एक में मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है, दूसरे में भी अगर हाई कर देंगे तो डिस्टर्बेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड का और आर्क ग्लो होगा। तो क्या करते हैं, एक को पीक रखते हैं, एक को जीरो। तो क्या होगा कि एक एक करके आपका वेल्ड बनाता चला जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक एक करके। तो ये 2 इलेक्ट्रोड की थ्योरी है बच्चों। अच्छा, तो अब अगर आपको करनी है बच्चों डबल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एक होती है बच्चों डबल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, डबल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये इससे अलग है। ये तो मल्टी, ये क्या है बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये मल्टी इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। जबकि डबल में, जो डबल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है उसमें कुछ अलग होता है। डबल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है बच्चों कि वन इलेक्ट्रोड welds inside two joint and other electrode welds outside the joint। एक अंदर की तरफ से करेगा वेल्ड और एक बाहर की तरफ से करेगा। तो इससे क्या बनता है बच्चों, इससे बनता है बच्चों स्पाइरल। अगर पूछ ले, वैसे पूछा नहीं है कभी, लेकिन बट अगर पूछ ले तो स्पाइरल वेल्डेड पाइपलाइंस उनको वेल्ड करते हैं। जो स्पाइरल फॉर्म में आपकी वेल्ड होती है वो होते हैं ना पाइप, इस तरीके से, उन पाइप को जोड़ने के लिए इस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। नो स्पैटर, स्पैटर नहीं होगा जब पूरा ढका हुआ है वेल्ड एरिया, तो स्पैटर का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, स्पैटर का कोई भी चांस नहीं है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, फ्लक्स नियर बाई, फ्लक्स जो होता है नियर बाई ज्वाइंट मेल्ट्स एंड प्रोड्यूस स्लैग, ग्लास लाइक, बिल्कुल ऐसा जैसे कांच होता है, इस टाइप का स्लैग बनता है बच्चों, ग्लास लाइक, ठीक है। ये कैसे बनता है स्लैग, फ्लक्स से स्लैग मेल्ट होता है, इंप्योरिटी से रिएक्शन करता है और फिर उसके बाद स्लैग बनता है। ये हम सबको पता है, इसके बारे में बार बार लिखने की जरूरत या डिस्कस करने की जरूरत नहीं। बेटा जीरो करंट देने से आर्क जनरेट ही नहीं होगा, इसी वजह से क्या होगा कि अल्टरनेट वेल्ड बनते चलेंगे, समझ में आई बेटा बात। वही चीज मैं आपको बता रहा था कि एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रोड वेल्डिंग करेगा, ये इसका मतलब होता है बच्चों। बट फिर भी इससे डिपोजिशन रेट बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई, ठीक है। 1 घंटे में 20 किलोग्राम वेल्ड बनाना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, ठीक है, ओके। फ्लक्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू वेल्ड एरिया। भाई जो आपका मोल्टन पूल है उसके ऊपर फ्लक्स पड़ा है तो हीट लॉस कम हो, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, सो लेस लोअर, तो क्या होगा बच्चों, लोअर हीट लॉस कम होगा। और जब हीट लॉस कम होता है बच्चों तो सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी हायर, सॉलिडिफिकेशन टाइम काफी ज्यादा होगा। अब सॉलिडिफिकेशन टाइम इतना ज्यादा होगा कि जो वो वेल्ड बनेगा वो कोर्स ग्रेन का बनेगा, कोर्स ग्रेन वेल्ड। जो वेल्ड बनेगा वो मोटे मोटे पार्टिकल, जब ठंडा हो जाएगा ना तो आप देखेंगे पार्टिकल
कुछ जो है काफी बड़े डायमीटर का बना है, कोर्स पार्टिकल, मोटे पार्टिकल का बनेगा। कोर्स पार्टिकल क्यों बना, देखिए जितना ज्यादा समय लगेगा आपका वेल्ड को ठंडा होने में, जो ग्रेन होंगे वेल्ड के उनको बढ़ने का, ग्रोथ करने का उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, इस वजह से वो बड़े बनते हैं, इस वजह से वो बड़े बनते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो डक्टिलिटी जो होती है बच्चों इस वजह से हाई होती है, हैंस डक्टाइल वेल्ड, हैंस डक्टाइल वेल्ड जो बनेगा वो डक्टाइल बनेगा, ठीक है। टफ, डक्टाइल कुछ भी कह सकते हैं आप, ये बनेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, ओके। एक्सेस करंट से क्या होगा बच्चों, अगर कुछ ज्यादा ही करंट दे दिया आपने, एक्सेस करंट से क्या होगा, तो आपका एक्सेस हीट होगी। अच्छा हाँ, डक्टाइल वेल्ड और डीपर पेनिट्रेशन ये भी तो मिलेगा, जब ज्यादा हीट है तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ज्यादा करंट दे दिया आपने लिमिट से ज्यादा, तो उसे एक्सेस करंट कहते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, एक्सेस हीट बनती है, एक्सेस हीट, ठीक है। लार्ज हीट अफेक्टेड जोन बनता है। हीट अफेक्टेड जोन वो जोन होता है वेल्ड के चारों तरफ आसपास, जो मेल्ट तो नहीं होता बट हाँ उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। लार्ज हीट अफेक्टेड जोन बनेगा और एक्सेस रीइंफोर्समेंट मिलेगा, एक्सेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एक्सेस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, कहां होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपका वेल्ड है ये, ठीक है। तो इसके आसपास यहां तक ये एरिया जो है बच्चों, ये हीट अफेक्टेड जोन होता है, ये फ्यूजन जोन होता है, फ्यूजन जोन, ठीक है। ये ऊपर ऊपर का हिस्सा जो है ये हिस्सा, ये रीइंफोर्समेंट होता है, ये ज्यादा बड़ा बनेगा इसमें अगर एक्सेस करंट दी, रीइंफोर्समेंट होता है। और ये जो बाकी बची हुई प्लेट है इसे कहते हैं अनअफेक्टेड जोन। क्या कहते हैं बच्चों, अनअफेक्टेड जोन, ठीक है, ओके। तो एक्सेस करंट के ये नुकसान है। और अगर करंट बहुत लो है, टू लो करंट, अगर करंट बहुत कम है तो क्या होगा बच्चों, अंडर फिलिंग, एक डिफेक्ट है जिसमें वेल्ड जॉइंट पूरा भर नहीं पाता है फिलर से, तो अंडर फिलिंग हो जाएगी बच्चों, याद रखिए, अंडर फिलिंग, पूरा नहीं भर पा रहा वेल्ड एरिया, तो ये होगी बच्चों अंडर फिलिंग, याद रखिएगा, ठीक है, अंडर फिलिंग। और अंडर फिलिंग से क्या होता है बच्चों, लो स्ट्रेंथ वेल्ड बनता है, लो स्ट्रेंथ वेल्ड, बहुत कम स्ट्रेंथ का वेल्ड बनेगा बच्चों, याद रखना, ठीक है, ओके। ठीक, चलिए और क्या बचता है इसमें, अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों इसकी, एप्लीकेशन क्या क्या भाई, स्टील लाइन पाइप्स को वेल्ड करता है, स्टील लाइन पाइप्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क्स, ठीक है, को वेल्ड करता है बच्चों।
बॉयलर प्रेशर वेसल, बॉयलर्स जो होते हैं बच्चों, बॉयलर प्रेशर वेसल्स, इनको वेल्ड करता है बच्चों, ठीक है। रेल रोड टैंक कार, जो टैंक होते हैं बच्चों, रेल रोड टैंक्स, ठीक है, उनको वेल्ड करता है बच्चों। सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर जो होते हैं बच्चों, गैस जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, ठीक है, आपने देखना अपने घर में जो सिलेंडर आएगा, आज देखना आप लोग, उसके ठीक बीच में आपको एक वेल्ड सीम दिखाई देगी, वेल्ड सीम, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से बनती है, याद रखना बच्चों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से बनती है, ठीक है। हाँ, तो सर्कमफ्रेंशियल वेल्ड भी करता है, जैसे सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में, सर्कमफ्रेंशियल वेल्ड, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड भी करता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड, ठीक है। यानी कि सर्कमफ्रेंशियल कैसे, मान लीजिए ये है, मान लीजिए आपका ये वेल्ड है, तो आपने क्या किया, ऐसे समझाता हूं, आपको बॉयलर बनाना है, ठीक है, आपको बॉयलर बनाना है, ठीक है। तो आप एक वेल्ड तो ऐसे करेंगे, शीट लेंगे उसे ऐसे बेंड करेंगे, तो एक वेल्ड तो ये करेंगे, तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड कहलाएगा, करेक्ट। और सर्कमफ्रेंशियल कैसे करेंगे कि आप ऐसी ऐसी कई शीट बना लेंगे और फिर उन्हें ऐसे वेल्ड करेंगे इस तरीके से, तो यहां जो वेल्ड होगा वो सर्कमफ्रेंशियल होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड से क्या मिलता है बच्चों, किसी भी बॉयलर का डायमीटर, जब आप लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड करते हैं किसी शीट पर तो उसका डायमीटर मिलता है आपको, और जब आप सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट बनाते हैं इस तरीके से ऐसे, तो आपको लेंथ मिलती है। तो बॉयलर ऐसे ही बनते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही होते हैं बॉयलर, क्लियर, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक। तो ये एप्लीकेशन हो गए बच्चों, ओके। वेरी सुटेबल फॉर, बहुत ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए बच्चों, वेरी सुटेबल फॉर व्हाट, वेरी सुटेबल फॉर लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील स्ट्रक्चरल वर्क में भी यूज होता है, मैंने अच्छा लिख दिया, ठीक है। लो कार्बन स्टील के लिए बहुत सुटेबल है बच्चों ये। हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, जो हाई स्ट्रेंथ के लो एलॉय स्टील होते हैं वो बच्चों, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील हो गया बच्चों आपका, ठीक है। ऑस्टेनेटिक स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टील आपका काफ़ी इससे वेल्ड होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है। और और क्या हो सकता है बच्चों, हाँ, नॉट सुटेबल फॉर नॉन फेरस अलॉय, ये भी लिख लेना बच्चों, नॉट सुटेबल फॉर नॉन फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉयज जो होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। टूल स्टील भी लिख लेना बच्चों, टूल स्टील को भी वेल्ड करता है। स्टील तो हर तरह का वेल्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कि
कॉपर निकिल एलॉय भी इसमें वेल्ड हो जाते हैं, कॉपर निकिल एलॉयज, ये भी आपके वेल्ड होते हैं बिना किसी इशू के बच्चों, ठीक है। बाकी शिप इंडस्ट्री में इसका काफी यूज है, शिप इंडस्ट्री, ठीक है। जो शिप इंडस्ट्री, जहां शिप बनती है वहां पर इसका काफी यूज है बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। याद रखना ये कास्ट आयरन के लिए भी ज्यादा सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर, क्योंकि फेरस में आता है कास्ट आयरन, बट नॉट सुटेबल फॉर कास्ट आयरन। लिमिटेशन होती है कुछ चीजों की ना, कास्ट आयरन के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसमें यूज नहीं करते बच्चों, याद है। थिक प्लेट है स्टील की, कोई भी किसी भी तरीके की, उसे आसानी से वेल्ड कर देगा बच्चों, आसानी से वेल्ड कर देगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो नॉट सुटेबल नॉन फेरस एलॉय। हाई कार्बन स्टील के लिए भी अच्छा नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील भी इससे अच्छे से वेल्ड नहीं हो पाता है बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है। हाँ, ओके, अब बात करते हैं बच्चों, ये हो गया एप्लीकेशन। एडवांटेजेस तो मैंने आपको गिनवाई दिए हैं बच्चों, बहुत सारे एडवांटेजेस तो मैंने आपको ये मान के चलिए काफ़ी अच्छे गिनवा दिए हैं कि भाई नहीं, कोई स्पैटर नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, ठीक है, और हाई क्वालिटी के आपके वेल्ड बनते हैं, हाई वेल्डिंग स्पीड है, डिपोजिशन है, पेनिट्रेशन अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी होगी वेल्ड, तो ये तो सारे एडवांटेज हैं बच्चों, ये तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ बेसिकली, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, ये देख लीजिए, लिमिटेशन थोड़ी सी, लिमिटेशन यह है प्यारे बच्चों इसकी, स्लैग इंक्लूजन। कभी कभार वेल्ड के अंदर स्लैग जो है बच्चों फंस जाता है, इंक्लूजन, स्लैग इंक्लूजन, जो स्लैग होता है बच्चों कभी कभार वेल्ड के अंदर फंसा रह जाता है और वहीं सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसे स्लैग इंक्लूजन कहते हैं, विच इज अ डिफेक्ट, ठीक है। हाँ, नॉट सुटेबल फॉर 2G या 2F या आउट ऑफ पोजीशन वेल्ड, जितने भी आउट ऑफ पोजीशन वेल्ड हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, उनके लिए सुटेबल नहीं है, कि ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर थिन प्लेट, नॉट सुटेबल फॉर प्लेट थिकनेस लेस देन 5 mm, 5 mm से नीचे की प्लेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता बच्चों, याद रखें, ठीक है। और ओनली बट वेल्ड, और किसी तरह का वेल्ड नहीं बन सकता, ये भी लिमिटेशन ही है ना। हाँ, ओनली बट वेल्ड, भाई लैब क्यों नहीं बना सकता, फिलेट क्यों नहीं बना सकता, नहीं बना सकता तो नहीं बना सकता, बना सकता है लेकिन बनाते नहीं है, एक्चुअली इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है वो, इस वजह से इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों प्रोसेस पैरामीटर की। प्रोसेस पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी कहानी, ठीक है। प्रोसेस पैरामीटर की, तो प्रोसेस पैरामीटर में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, आपका एक बात बता देता हूं मैं कि कॉपर बैकिंग प्लेट यूज करते हैं, कॉपर बैकिंग प्लेट इज यूज्ड, और ये प्लेट जो होती है वाटर कूल्ड होती है। बैकिंग प्लेट क्या होती है बच्चों बैकिंग प्लेट क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए आप बट वेल्ड बना रहे हैं इस तरीके से, ये तो इस बट वेल्ड के नीचे एक कॉपर की प्लेट लगा देते हैं, ये
तो ये यूज़ हो सकती है बच्चों, ये यूज़ होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ, ये यूज़ होती है बच्चों। करेक्ट, पहला प्रोसेस पैरामीटर ये है। ठीक है, ऐसे भी यूज़ हो सकती है, ग्रूव के साथ भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी यूज़ हो सकती है। ऐसे भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, ओके। तो एक तो ये बात है बच्चों इसमें जो आपको याद रखने की, और दूसरा ये कि एच प्रिपरेशन अगर आप देखें, एच प्रिपरेशन चलिए अगले पेज पे बताऊंगा, यहां पर ले लेते हैं। जैसे ही वेल्डिंग स्पीड बढ़ती है, एज वेल्डिंग स्पीड इंक्रीजेस, जैसे ही वेल्डिंग स्पीड आपकी इंक्रीज होगी तो किसी एक पॉइंट पे हीट इनपुट कम हो जाएगा। हीट इनपुट एट ए पॉइंट डिक्रीजेस। भाई उस पॉइंट पे वो ज्यादा देर रुकेगी नहीं ना, आगे बढ़ती चली जाएगी, तो किसी एक पॉइंट पे थोड़ी देर का समय नहीं देगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों आपका, इससे क्या होता है बच्चों, लोअर पेनिट्रेशन। कम पेनिट्रेशन होगा बच्चों। ठीक है, और लोअर पेनिट्रेशन एंड लोअर फिलिंग। फिलिंग भी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। जब पेनिट्रेशन नहीं हो रहा तो फिलिंग भी कहां से पूरी होगी बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। लार्जर करंट के साथ, सॉरी लार्जर इलेक्ट्रोड डाया के साथ, लार्जर इलेक्ट्रोड डायमीटर कैन कैरी हायर करंट। ऑब्वियस है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि करंट जो है वो इलेक्ट्रोड के हिसाब से चूज की जाती है। अगर ज्यादा डायमीटर का इलेक्ट्रोड है तो ज्यादा करंट आप सप्लाई कर सकते हैं, बट प्रोड्यूस शैलो वेल्ड, लेकिन इससे शैलो वेल्ड प्रोड्यूस होगा, याद रखना, शैलो वेल्ड। ठीक है, हाँ। इलेक्ट्रोड वायर जो है बच्चों, अब ये मैं बता चुका हूं टर्म आपको, व्हाट इज शैलो वेल्ड, व्हाट इज डीप वेल्ड। इलेक्ट्रोड जो है बच्चों, इलेक्ट्रोड आर कॉपर कोटेड। ठीक है, तो कॉपर क्यों लिया जा रहा है, पहली बात तो, ठीक है, क्यों लिया जा रहा है, टू इनहेंस लाइफ, टू इनहेंस शेल्फ लाइफ, यानी कि रखा हुआ इलेक्ट्रोड खराब नहीं होता है कॉपर का। कॉपर के बर्तन जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, इनके ऊपर तो वो आ जाता है ना ऑक्सीडेशन, कॉपर सही रहता है लगभग। ठीक है, और दूसरा बच्चों, टू इंप्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टू इनहेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी काफी अच्छी हो जाती है बच्चों, ये याद रखना। बेटा बैकिंग प्लेट वेल्ड हो जाता है लेकिन उसे अलग कर लिया जाता है, वेल्ड हो जाता है लेकिन उसे अलग कर लिया जाता है। वैसे बेसिकली बैकिंग प्लेट जो होती है वो, देखो, एक तो होता है इंसर्ट, मैंने आपको बताया था, इंसर्ट जो होता है उसे वेल्ड के साथ मेल्ट होकर पिघल जाना है। इंसर्ट क्यों यूज किया था, जिससे रूट गैप जो है आपका यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो इंसर्ट को मेल्ट होके वेल्ड में ही मिल जाना है, वहीं सॉलिडिफाई हो जाना है। इंसर्ट प्लेट, सॉरी बैकिंग प्लेट जो होती है बच्चे, ये तो बस नीचे आपका लिक्विड मेटल ना गिरे गैप में से, इसलिए लगाते हैं। तो बाद में ना इसे हल्का सा इस पे हथौड़ा मारते ही अलग हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता बच्चों। ठीक है, ओके दीप। तो बैकिंग प्लेट क्या होती है बच्चों, बेसिकली बैकिंग प्लेट
बैकिंग प्लेट क्या करती है कि यहां से लिक्विड मेटल जो होगा, लिक्विड मेटल वो नीचे नहीं गिरेगा, उसे एक तरह से रोक लेगी। और यहाँ छोटा सा पोर्शन आपका हल्का सा ये वेल्ड है ना, तो जैसे इस पर आप हैमरिंग करते हैं ये अलग हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता है कभी भी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों के? आ गया बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, ये नोजल है मान लीजिए वेल्डिंग का, ये क्या है बच्चों? नोजल, नोजल। और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है बच्चों, ये कहलाती है बच्चों स्टिक आउट लेंथ। इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड की ये स्टिक आउट लेंथ है बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड की स्टिक आउट लेंथ है बच्चों, याद रखना। ठीक है, या इसका एक और नाम होता है बच्चों, ठीक है, हाँ, इसके एक और नाम होता है बच्चों, हाँ, स्टिक आउट लेंथ कह दीजिए, हाँ यही कह दीजिए, SOL। ठीक, अब बेसिकली प्लेट यहां होती है, ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बेस प्लेट है बच्चों। तो ये जो होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको कहते हैं बच्चों आप करंट पिकअप टिप। क्या कहते हैं बच्चों इसे? करंट पिकअप टिप। नोजल की ये जो टिप होती है इसे करंट पिकअप टिप कहते हैं बच्चों, याद रखें। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है बच्चों, ये 25 से 40 mm देते हैं। 20 से 40 mm। ठीक है, हाँ, समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, तो आर्क यहां बनेगा बच्चों, दिस इज द आर्क, ये आर्क है। क्लियर? डेटा है ऐसी, थोड़ा सा अगर पूछा तो बताना है, वरना नहीं बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया आपको? स्पीड का बता दिया मैंने, अब मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ, ये अब याद रखना बच्चों, एक्सेस स्टिक आउट लेंथ, स्टिक आउट लेंथ कहते हैं इसे शॉर्ट में। अगर बहुत ज्यादा स्टिक आउट आपका हुआ है, बहुत ज्यादा है, हाँ, अगर ज्यादा हुआ है स्टिक आउट लेंथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों? वेल्ड पेनिट्रेशन डिक्रीज होगा, पेनिट्रेशन डिक्रीजेस। बहुत ज्यादा अगर आपने ये लेंथ ले लिया तो पेनिट्रेशन डिक्रीज होगा, ऑब्वियस है बच्चों। ठीक है, ओके, हाँ। होता क्या है बच्चों कि बहुत ज्यादा ये जितना, अब देखिए ये कंडक्टर ही तो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्टर ही तो है। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का, वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसकी लेंथ और उसके एरिया के बराबर होता है, इस रेशो, इस रिलेशन के साथ। पढ़ा होगा आपने जनरल साइंस में भी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टिविटी L के प्रोपोर्शनल है, यानी कि L जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी इलेक्ट्रोड उतना ज्यादा हीट अप होगा, और हीट अप जितना होगा इलेक्ट्रोड आपका, तो क्या होगा बच्चों? आपका डिपोजिशन रेट ज्यादा होगा और हीट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर कि रेजिस्टेंस R is directly proportional to
लेंथ ऑफ, ये एक सेकेंड, स्टिक आउट लेंथ, करेक्ट। तो ज्यादा एल का ज्यादा रेजिस्टेंस, सो इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स टू हीट एक्सेसिवली। तो बहुत ज्यादा आपका हीट हो जाता है इलेक्ट्रोड, तो वो सारी हीट इलेक्ट्रोड में ही रहने की कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा हीट। तो जब ज्यादा से ज्यादा हीट आप इसमें ही लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है। फिर तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा। वर्क पीस पे भी तो 1/3 हीट पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि हम कौन सी पोलैरिटी यूज करते हैं बच्चों इसमें, रिवर्स पोलैरिटी, DCEP, हम ये पोलैरिटी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड का ठीक है, इलेक्ट्रोड पे 2/3, अगर इलेक्ट्रोड पे 2/3 से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वहीं मेल्ट हो जाएगा, हीट वर्क पीस तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये इशू आता है बच्चों, याद रखें, ठीक है। ये इशू आता है बच्चों, ओके। चलिए अगला पॉइंट है, अगर करंट ज्यादा ले लें, एज करंट इंक्रीजेस, अगर करंट ज्यादा होगी बच्चों, जैसे जैसे करंट आपकी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस है बच्चों, ऑब्वियस है पेनिट्रेशन बढ़ेगा, पेनिट्रेशन इंक्रीजेस। पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, ये याद रखना। जैसे जैसे वेल्डिंग करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा उसकी बात नहीं है भाई ज्यादा करंट ज्यादा हीट अप, ठीक है, क्योंकि करंट जैसे इंक्रीज होगा हीट इनपुट इंक्रीज होगा, हीट इनपुट इंक्रीजेस। और जब हीट इनपुट इंक्रीज होगा तो पेनिट्रेशन ऑब्वियस है बढ़ ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। हाँ अच्छा, थिन वायर जो होते हैं बच्चों, वो देते हैं बच्चों ज्यादा पेनिट्रेशन, गिव्स हायर पेनिट्रेशन, हायर पेनिट्रेशन। अगर थिन वायर आप यूज करते हैं तो उससे पेनिट्रेशन ज्यादा मिलेगा बच्चों, ठीक है। हाँ, नैरो वेल्ड, और वेल्ड आपका नैरो होगा, ठीक है, नैरो होगा। और अगर थिक वायर लेते हैं बच्चों, थिक वायर होगा बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, गिव्स शैलो पेनिट्रेशन, ये भी याद रखना। क्योंकि इस केस में करंट डेंसिटी हाई है, हायर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों, करंट अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जितनी करंट आप सप्लाई कर रहे हैं उससे एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो जो करंट डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका एरिया कम होगा। करंट मान लीजिए दोनों में सेम दे रहे हैं, 1000 एम्पियर 1000 एम्पियर, लेकिन एक का डायमीटर आपका 20 वो है बच्चों mm², और एक का बच्चों आपका 40 mm² है। तो करंट डेंसिटी किसकी होगी, 20 वाले की ज्यादा, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना 20 से, कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, जब करंट डेंसिटी ज्यादा होती है तो पेनिट्रेशन आपका ज्यादा मिलता है। बस ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वोल्टेज। एज आर्क वोल्टेज इंक्रीजेस, जैसे ही आर्क वोल्टेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, आर्क लेंथ इंक्रीजेस। आर्क लेंथ इंक्रीज होगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है ना कि B = होता है A + B × L। L क्या है बच्चों, आर्क लेंथ।
तो V ज्यादा L ज्यादा, सीधी सी बात है, L ज्यादा। तो क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोड से, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है, वही और वही इलेक्ट्रोड ये, ठीक है। तो इससे एक छोटी लेंथ का आर्क निकला ऐसे, मान लीजिए ये L1 आर्क का, और इससे एक बड़ी आर्क वो उसका निकला बच्चों ऐसे, इसकी ये लेंथ। तो आप देख रहे हैं L2 लेंथ में आर्क जो है ज्यादा फैल गया है नीचे से, ब्रॉड, इसे कहते हैं स्प्रेड ऑफ आर्क। ये क्या है बच्चों, स्प्रेड ऑफ आर्क, आर्क ज्यादा फैल गया है। और जब देखिए आर्क जितना कंसंट्रेटेड होगा कम से कम एरिया पे वर्क पीस के, उतना ज्यादा पेनिट्रेशन मिलेगा। तो यहां पर याद रखना बच्चों, हायर पेनिट्रेशन मिलेगा, हायर पेनिट्रेशन, और यहां पर मिलेगा आपका लोअर पेनिट्रेशन। ठीक है भाई, खुद सोचिए ना आप, सेम हीट, करंट तो सेम है, तो हीट सेम प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि सेम डायमीटर का इलेक्ट्रोड है। अगर आप उसे इतने छोटे से एरिया पे कंसंट्रेट करेंगे वो जल्दी पिघलेगा, क्योंकि सारी हीट बहुत छोटे एरिया पे कंसंट्रेटेड है। और जैसे आप दूर ले जाते हैं, आप अपना आर्क की लेंथ को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, आपका वो फैल के ज्यादा एरिया पे वो करेगा बच्चों आपका अटैक। तो ज्यादा एरिया को मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट होगी, तो क्या होगा बच्चों, पेनिट्रेशन कम हो जाता है, पेनिट्रेशन आपका कम होता चला जाता है बच्चों, याद रखिएगा। समझ में आ गई बच्चों बात, पेनिट्रेशन आपका कम होता चला जाता है। ठीक है, ओके। लास्ट इज एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन इसकी थोड़ी सी अलग है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से, थोड़ी सी। ये देखिए बच्चों, ठीक है, इसका डेटा ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो वी ग्रूव है, वी ग्रूव है, वो आपका बच्चों नोटिस कीजिए 30 से 60, 30 से 45, 50 से 90, 70 से 80, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस। ठीक है, तो एज प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है इसकी कंपेयर टू शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये याद रखिएगा। पूछेगा नहीं, डोंट वरी, इतना उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, बट मैंने फिर भी आपको डेटा दे दिया, आप इसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कि भाई 5 से 36 के लिए 30 से 60 का ग्रूव एंगल होता है, 12 से 20 के लिए 30 से 45 का। अगर 12 mm से ज़्यादा है और डबल भी आप बना रहे हैं ग्रूव, तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, रूट फेस की विड्थ है, यहाँ पे रूट फेस नहीं है। ये फेदर वो है बच्चों, फेदर एज। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, देखो अब आपको ये टर्म पता होनी चाहिए जब मैं बोलता हूँ। मैंने आपसे कहा ये फेदर एज आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आपके समझ में आना चाहिए देयर इज नो रूट विड्थ, रूट गैप तो होगा लेकिन रूट विड्थ 0 होगी। जैसे 3 से 5 है ना रूट विड्थ, ये होती है रूट विड्थ। ठीक है, तभी तो मजा आता है पढ़ने में, इसलिए मैंने आपको शुरू में सारा बेसिक पढ़ाया है ताकि आपको ये टर्म बार बार ना बतानी पड़े। लेकिन अगर मुझे बतानी पड़ेंगी तो वही टाइम वेस्ट होता है फिर, और कुछ नहीं। ठीक है, डबल वी में क्या है बच्चों आपका 50 से 90 डिग्री। ठीक है, ये भूल जाना केस, ये तो बहुत रेयरली यूज होता है। एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, फिर से सुनिए, एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती 5 to 8 mm तक, 5 से 8 mm तक किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी है कि 12 mm तक भी पहुंच जाती है, लेकिन जनरली ये है बच्चों, यहां पर किसी भी तरह की एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, नो एज प्रेप। ठीक है, नहीं। आइए अब देखते हैं कि वेल्डिंग होती कैसे है। ये तो हो गया बच्चों आपका सब। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो वेल्डिंग है ये बेसिकली होगी कैसे। ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए बच्चों कैसे होती है। ये देखिए, ये आपकी नोजल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड है, वो आर्क हमें नहीं दिख रहा है लेकिन पीछे वेल्ड बनता आ रहा है। ये वैक्यूम पंप है जो एक्स्ट्रा ग्रैनुलर फ्लक्स को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये हमने क्या नाम है, ये आपने देखा कि अभी वेल्ड के फौरन बाद
स्लैग को हटाया गया है, स्लैग को हटाया गया। ये देखिए आगे आगे चलता है बच्चों, ये आगे है टिप से आपका फ्लक्स, ठीक है। ये पीछे से वैक्यूम पंप से ले रहा है और हमने ग्लास के जैसा ये आपका देखेंगे आप, ठीक है, वो होता है बच्चों। तो ये सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट है, ये देखिए ध्यान से, ये सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट है बच्चों। समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों के देख के, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। ठीक, तो ये थी बच्चों आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आई होप आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे स्लैग हटाते हैं, कैसे बचे हुए फ्लक्स को वापस लेते हैं। फ्लक्स आपका हमेशा आगे डलता है, ठीक है। तो हॉपर भी, हॉपर से ये हॉपर है, ये तो इलेक्ट्रोड की है पैसेज, ये हॉपर है, यहाँ से इलेक्ट्रोड आपका फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेल्डिंग के साथ आर्क वेल्डिंग में टिग मिग और ये आपका थोड़ी सी और वेल्डिंग, उनके बारे में तो कम ही पढ़ेंगे। टिग मिग देखिए जो सिलेबस में लिखी हुई है वेल्डिंग वो इंपॉर्टेंट, जैसे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग लिखी हुई थी, टिग लिखी हुई थी, मिग लिखी हुई थी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग और आपका अल्ट्रासोनिक, जो लिखी हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।